हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तैयारी चल रही है। 2 दिन रह गए एग्जाम में और तैयारी चल रही है आपकी बढ़िया तरीके से? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसी चल रही है तैयारी। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि सर 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, सिर्फ वो बता दो कि पास हो जाए। आज की वीडियो सिर्फ उनके ऊपर डेडिकेटेड है जो बच्चे कहते हैं कि सिर्फ सर पास होना है, उसके लिए बता दो कि क्या करें। ठीक है ना? जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, देखो वो तो सारी तैयारी करोगे और एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप 95 से अबव मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या बातें आपको नोट करनी है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी। ठीक है ना? आज की वीडियो तो बस उन बच्चों पर है जो बच्चे चाहते हैं कि सर टाइम कम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि सिर्फ पास हो जाएं या फिर थोड़े से एवरेज मार्क्स लेके आ जाएं। ठीक है ना? तो उनके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें और देख लो जी आपके लिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आती है बात यूनिट 1 की। ठीक है ना? अब यूनिट फर्स्ट, अब देखो आपने अगर मैथ्स लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा, है ना? कुछ सोच के ही लिया होगा आपने मैथ्स की। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपने मैथ्स ले लिया और पढ़ा कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो चलो यूनिट फर्स्ट आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, मॉडुलो अर्थमेटिक और ये सब। ठीक है ना? तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है मॉडुलो अर्थमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। ठीक है ना? एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, तो ये वाला टॉपिक आप कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करें? ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको याद होंगे कि 3 की पावर 50 डिविजिबल बाय 12 या फिर कोई भी नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है ना? और क्या कर सकते हो? और किस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो? जैसे टाइमिंग वाले कि अगर मान लो कि 8:30 AM का टाइम है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के लिए 5:30 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा? ठीक है ना? टाइम क्या होगा 5:30 आवर्स के बाद? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको रैंडमली एग्जांपल देके बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना? अगर हमें मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि 2 की पावर या फिर ऐसा ले लो कोई 7 की पावर 49 है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके हमें फाइंड करना है लास्ट टू डिजिट क्या होंगी। ठीक है ना? इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकती है? जो इस टाइप के क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें। ठीक है? फिर एक टॉपिक आ जाता है, एक टॉपिक बहुत इजी सा टॉपिक है, आप ले सकते हो बोट्स एंड स्ट्रीम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा आप 10th में भी पढ़ते आए हो, बट आपकी एमएल अग्रवाल में फॉर्मुलेस दे रखे हैं बना के, लेकिन जो मैंने पढ़ाया था जब ये टॉपिक, मैंने बिना फॉर्मुलेस के आपको बताया है। बिना फॉर्मुलेस के करके आओ क्वेश्चन, बिंदास करके आओ, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बिंदास करके आओ। फॉर्मूला अगर नहीं होता याद, नहीं लर्न आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो बोर्ड्स और स्ट्रीम्स में तो स्पीड फाइंड करने के लिए आ सकती है स्ट्रीम की। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमने बहुत करे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो ये आप एक टॉपिक कर सकते हो। ठीक है ना? तो एक टॉपिक आपका ये हो गया। यूनिट फर्स्ट में से बता रहा हूँ, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बट मैं कुछ कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है या कुछ एवरेज नंबर लेके आने हैं। ठीक है ना? तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के बाद एक आता है पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो पाइप्स एंड सिस्टम में से बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं पाइप्स एंड सिस्टम में से। ठीक है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक इजी है बट ये पाइप्स और सिस्टम वाला थोड़ा सा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। ये 11 मार्क्स का चैप्टर आता है। ठीक है ना? तो 11 मार्क्स में से आप ये समझ लो, दो दो दो, तो कम से कम 6 नंबर तो आपके यहां से बन सकते हैं। ठीक है ना? इजीली आपके यहां से 6 मार्क्स तो बन सकते हैं। ठीक है जी? क्लियर हो गई इतनी बात? 6 मार्क्स तो आपके यहां से बन सकते हैं मिनिमम। मिनिमम 6 मार्क्स तो आपके यहां से बन सकते हैं अगर आपने ये अच्छे से कर लिया। ज्यादा भी बन सकते हैं बट मिनिमम की बात करेंगे हम यहां पर, सिर्फ मिनिमम 6 मार्क्स तो आपके बन सकते हैं यहां से 11 मार्क्स में से। ठीक है ना? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिट 2 में। यूनिट 2 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या करें जी? बहुत कुछ है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने के लिए, बट क्या क्या करें?
बता देता हूं क्या क्या करना है आपको। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो बेसिक है, ऑर्डर वगैरह, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो आपको आती होगी क्योंकि अगर आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। अब आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है कि मतलब इसमें जो क्वेश्चन आए ही आए, तो एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से कर जाओ, ठीक है ना, अच्छे से करके जाओ। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए आ जाए तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक्स के क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से अगर हमें ऐसे करके वैल्यूज दी हुई हैं कुछ, और इक्वल टू में कुछ वैल्यू दी हुई है, और मतलब ये मैट्रिक्स दी है और बोला गया है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसमें कुछ वैल्यूज पूछ ले, वो कुछ भी ऐसे करके वैल्यूज पूछ ले, ठीक है ना, इस तरीके से, तो आप फाइंड करके आ सकते हो। कुछ भी ऐसे करके कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन बन सकता हो, तो उस तरीके से आप फाइंड करके आ सकते हो। तो ये क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, ठीक है ना। रैंडमली आइडिया दे रहा हूं, यहां पर पढ़ाने नहीं आया ये वीडियो पर। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, हाँ अब नेक्स्ट देखो आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम कर लो। वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम आएगी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी और आपको इस तरीके से ऐसे करके खुद से इक्वेशन फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। कुछ भी रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इस तरीके से कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि कैसा है। ये मान लो x प्लस जेड इक्वल टू 9, ये कुछ ऐसे करके हो गया, ठीक है ना, 19 ले लो। चलो ये तीन इक्वेशन या तो हो सकता है कि बनी बनाई आ जाए, आपसे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछ ले, या फिर कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए, या वर्ड प्रॉब्लम आ जाए और इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप ए एक्स इक्वल टू बी रख के, ए यहां से इनके कोफिशिएंट, बी यहां से ये वाले कांस्टेंट, और एक्स यहां पर क्या हो जाता है एक्स वाई जेड। और जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी रखोगे, ए इनवर्स फाइंड करोगे, ठीक है ना, ए इनवर्स फाइंड करोगे इस फॉर्मूले से और पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये x की वैल्यूज निकल के आ जाएगी इस पूरे मैट्रिक्स की, तो उसमें x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, समझ गए होंगे आप। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो 5 नंबर में भी आ सकता है और केस स्टडी भी बन सकती है। तो इस वजह से ये तो जरूर करके जाना है, ठीक है ना, ये तो जरूर करके जाना है। और क्या कर सकते हो आप, और देखो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी, एडजॉइंट की एंड इनवर्स की, वो कर जाना। ये कर जाना, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी एमएल अग्रवाल की बुक में लिखी है। सिर्फ मुश्किल से 10 प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी मिला के, ठीक है ना, उन्हें लर्न कर लो। उस पर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पर या फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो ये अगर आपने इतना कर लिया ना, तो मैं कहता हूं कि इतना करने पर 10 नंबर का चैप्टर आता है ये, 10 में से आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, 7 मिनिमम ले लेता हूं, ठीक है ना। और इसमें से क्या कर सकते हो, एक इसमें से आप ना ये वाली प्रॉपर्टी जरूर कर लेना, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी जरूर कर लो। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एक आपको याद होगी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती थी, तो हम अलग अलग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में। याद रखना कि एडिशन पे ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। कहीं आप सोचो कि क्या ये भी पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। एक ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम ऐसे करके निकाल सकते हैं ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, एक ही बात होती है। इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पर फॉर्मूल क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, एक ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरीके से लिखा है तो k की पावर n डिटर्मिनेंट a, n यहां पर क्या होता है, ऑर्डर होता है a का जो भी ऑर्डर होगा, a मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा उस पर। ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की, इन पर क्वेश्चन आ जाता है। बाकी एडजॉइंट की और इनवर्स की छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, उन पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आप अगर काम कर लोगे ना, तो मैं कहता हूं कि मिनिमम 7 मार्क्स आ जाएंगे। ये मिनिमम कह रहा हूं मैं, 10 मार्क्स का तो चैप्टर ये पूरा। क्योंकि 7 मार्क्स क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ही आपका 5 मार्क्स ले जाएगा, ये वाला क्वेश्चन ही आपका 5 मार्क्स ले जाएगा अकेला, ठीक है ना। आ रही है मेरी बात समझ में, तभी मैंने आपको बोला कि 7 मार्क्स, तो कितने हो गए, यहां से 6 मार्क्स आ गए, यहां से हमारे 7 मार्क्स आ गए। बट ये है कि सही करके आओगे तो ही, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ।
कैलकुलस पर बात करनी है क्या, बताओ। अब आप कहोगे कि सर हम तो वैसे ही एवरेज स्टूडेंट है और हमें कैलकुलस क्या पढ़ाओगे आप, या हमें कैलकुलस क्या समझ में आने वाली है। बट सुन लो कैलकुलस में, ठीक है ना, करनी नहीं करनी आपकी मर्जी है, बट सुन लो एक बार कैलकुलस में कि कैलकुलस 15 मार्क्स का टॉपिक है। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ें। कैलकुलस में आप कम से कम पढ़ के जाओ, क्योंकि कैलकुलस 15 नंबर का है और है सिलेबस बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या क्या करके जाओ कैलकुलस में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कर लो, इंटरवल फाइंड करने के लिए जो आता है ना, कि फाइंड इंटरवल, इसमें कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, इन पर क्वेश्चन कर लो। एक जो वो जो डिमांड फंक्शन, ठीक है ना, डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना, इस तरीके से वो आपके होते हैं ना, एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना, इस तरीके से एवरेज कॉस्ट, इन पर जो क्वेश्चन बने होते हैं, रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है ना, रिवेन्यू फंक्शन जो होता है। क्लियर है इतनी बात। इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो ना आप इजीली, ये तो बहुत ही इजी होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं यार ये तो, ठीक है ना। होता ही क्या है इनमें, तो कुछ भी नहीं होता। और क्या कर सकते हो इसमें से, क्या करें, अब पूरे कैलकुलस की बात हो रही है तो इंटीग्रेशन की भी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो, बाय पार्ट्स कर लो, और साथ में एक स्पेशल फॉर्मूला कर लो। कौन सा वाला स्पेशल फॉर्मूला, ये वाला स्पेशल फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव साथ में है और ई एक्स साथ में है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात, अरे बता दो क्लियर हो गई इतनी बात। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो, स्पेशल फॉर्मूला कर लो। और क्या करना चाहते हो, और देखो जैसे यहां पर क्या होता है कि हम डेरिवेटिव करके मार्जिनल पर पहुंचते हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू पर, ऐसे ही यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन करके टोटल पर पहुंचते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना। और लास्ट में कंज्यूमर सरप्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस कर लो। बहुत कुछ छुड़वा दिया इसमें मैंने, इतना कुछ है कैलकुलस में। कहीं आप सोचो कि सर आपने तो सब कुछ ही दे दिया, सब कुछ कुछ भी नहीं है ये, पूरे सिलेबस का 20% भी नहीं है ये पूरे कैलकुलस का, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऑर्डर एंड डिग्री कर लो, बस ऑर्डर एंड डिग्री कर लो। उन बच्चों के लिए बता रहा हूं ये मैं, कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं या सिर्फ एवरेज लाना चाहते हैं अपने मार्क्स 80 में से, और टाइम कम है आपके पास, कुछ नहीं पढ़ा अभी भी तक, कई बच्चे ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है कि सर लास्ट टाइम में हम क्या क्या पक्का कर लें, आप अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए है तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जो बच्चे 95 प्लस लाना चाहते हैं। क्लियर हो गई जितनी बात, अरे क्लियर हो गई, सिर्फ ये कर लो कैलकुलस में। अगर इतना भी कर लोगे ना कैलकुलस में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कैलकुलस में इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, इस पर भी आएगा क्वेश्चन, इस पर तो 100% आएगा, इस पर भी एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में। तो 3 4 करीबन 7 से 8 नंबर मान लो, 7 से 8 नंबर मान ही लो, ठीक है ना। इतने पर भी अगर करके जाओगे तो 7 से 8 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो थोड़ा सा अंदाजा ले लें तो 7 मार्क्स ही कह देते हैं चलो मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम कम से कम ले रहे हैं, कम से कम 7 मार्क्स, ठीक है जी। कितने हो गए अब तक हमारे मार्क्स बताओ, 7 यहाँ आ गए थे, 6 यहाँ आ गए थे, और 7 यहाँ आ गए, तो 7 और 7 14 और 6 20 मार्क्स आ गए, 20 मार्क्स आ चुके हैं हमारे, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। अब आता है चैप्टर क्या, प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी में क्या करें, प्रोबेबिलिटी में भी अभी समझा देते हैं कि क्या करना है आपको। प्रोबेबिलिटी में 4 टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन वेरिएंस, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बिल्कुल करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है,
ठीक है ना, साथ में मीन और वेरियांस भी करना है इसका, ठीक है ना, वो तो सिंपल ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरे नंबर पर पॉइजन कर लो, पॉइजन कर लो, साथ में मीन और वेरियांस तो बहुत ही इजी है, पॉइजन का तो कुछ है ही नहीं इसमें तो, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं इसमें तो, मीन तो लैम्डा को मीन कहते हैं, और जो मीन होता है वही वेरियांस होता है, और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, अंडर रूट वेरियांस का, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी है, ये दो टॉपिक कर लो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो बॉक्स बना के देते हैं या फिर ऐसे करके वैल्यूज आती है, आइडिया दे देता हूं थोड़ा बहुत देख लो एक बार, कि इस तरीके से आपको कोई कंडीशन बना के दे दी और यहां पर बोल दिया कि x इक्वल टू 0 पर, 1 पर, यहां पर बोल दिया 2 और 3 पर, और यहां पर बोल दिया 4 पर, और यहां पर कुछ कंडीशन बना के दे दी k/2, k²/4, ठीक है ना, x, और इस तरीके से आपको मान लो, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ये बेसिक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, कि इस तरीके से आपको बना के दे दिया, तो आपको क्या करना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, और इस तरीके से हम टेबल में बना लेते हैं उसको, ठीक है ना, याद होगा आपको, अगर आपने पढ़ा है तो इस तरीके से हम वैल्यूज बना लेते हैं ना, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, तो वैल्यूज यहाँ पर लिखते हैं, इसका सबको 1 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है ना, k की वैल्यू फाइंड हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दे सकता है कि ग्रेटर देन 2 पर, p लेस देन 3 पर, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है वो, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो चीजें, ठीक है ना, और मीन और वेरियांस पर बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिर्फ अगर मीन और वेरियांस भी कर लोगे ना तो काम चल जाएगा। मीन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में NPQ, ठीक है ना, इसका अंडर रूट कर दो तो वेरियांस आ जाता है, ठीक है, ये हो गया वेरियांस, सॉरी NP मीन हो जाता है, सॉरी NP मीन हो गया, और वेरियांस हो जाएगा आपका क्या, NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में NPQ। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर एक दो नंबर में आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आप ये भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर नहीं लिया, बाकी आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले सकते हो आप। क्लियर होगी इतनी बात, तो सिर्फ अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लो, क्योंकि कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता उनको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो अगर आपने सिर्फ ये दोनों भी कर लिया ना तो 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स पक्के हैं आपके, 5 मार्क्स भी कह सकता हूं मैं, लेकिन वही है कि मैंने मिनिमम ले रहा हूं, मैं मिनिमम ले रहा हूं, 10 में से 4 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है ना, 4 मार्क्स पक्के हैं। कई बार तो 4 नंबर में इसमें से अकेली केस स्टडी आ जाती है, और बहुत इजी केस स्टडी आ जाती है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से भी क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो ये समझ लो कि 4 नंबर से ज्यादा भी आ सकते हैं आपके, मैंने मिनिमम लिया है। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे आ जाओ, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सर ये तो ऐसा चैप्टर है ऊपर से जाता है, समझ में ही नहीं आया आज तक ये वाला चैप्टर, तो है ना, कहते हैं ये बच्चे 5 मार्क्स का चैप्टर आता है ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, रहने दो मत करो, छोड़ दो पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर ही छोड़ दो, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं मैं बस जिनको कहते हैं कि बस पास होने के लिए पढ़ा दो, ठीक है ना। अच्छा वैसे इसमें अगर हम बात करें तो टी टेस्ट का एक फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, कि x माइनस म्यू नोट या x माइनस म्यू अपॉन में s अपॉन में अंडर रूट एन, ऐसा करके टी टेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते थे हम, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 सैंपल टी टेस्ट की बात हो रही है तो n-1, अगर 2 सैंपल टी टेस्ट की बात हो रही है तो n1 प्लस n2-2, ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो एक आधा नंबर आपको इससे भी मिल जाएगा, ठीक है ना, बट अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो फिर, ठीक है ना, छोड़ना चाहते हो तो फिर छोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा फिर आता है एक टॉपिक टाइम सीरीज या टाइम बेस्ड डाटा, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन, और दो में से मतलब दोनों पर भी क्वेश्चन बन सकता है, और एक पर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एक तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, और दूसरा लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड, लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड, ये दो ही तो चीजें हैं बस इसमें जिसमें से मेन क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, जिसमें से मेन क्वेश्चन बनता है। देखो
दोनों में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक में से बड़ा क्वेश्चन आ गया, एक में से थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इजी है यार, दोनों इजी हैं। वीडियो डाली हुई है, जाके देख लो। दोनों मेथड में आधे आधे घंटे की भी वीडियो नहीं है, 1-1.5 घंटे में ये दोनों मेथड सीख जाओगे और 6 नंबर पक्के कर लोगे। 6 में से 4 नंबर तो पक्के कर ही लोगे। अगर मान लो 2 नंबर की थ्योरी भी बन गई आपकी इसमें से, ठीक है ना, जो कि थ्योरी पढ़ाई हुई है, कि अगर थ्योरी भी इसमें से बन गई 2 नंबर की मान लो, तो 4 नंबर तो पक्के हो सकते हैं हमारे, 4 मार्क्स तो पक्के हो सकते हैं। और ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर डिफिकल्ट होता ना तो मैं आपको ये वाला चैप्टर भी कटवा देता और मैं कहता था कि मत करो, ठीक है ना। बट उसमें से इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है। बट देखो, दोनों करो, दोनों करो। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ग्राफ बनाना भी सीख लेना एक बार। ग्राफ बनाना तो बचपन से बनाना आ रहा है आपको, ग्राफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 3 ईयरली मूविंग एवरेज है ना, तो इसमें ऑड वाला है, एक इवन वाला भी होता है 4 ईयरली, तो वो भी एक बार देख लेना। बस उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है बस, और कुछ अलग नहीं है। करने का प्रोसीजर दोनों में सेम है, बस इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है बस। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे आ जाओ। अब कौन सा चैप्टर आ गया? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये तो टॉपिक पूरा करके जाओ, ये तो पूरा करके जाओ, 15 मार्क्स। अब आप कहोगे देखो मैंने कितना कम करवा दिया। अब इसमें भी मैं क्या कम करवाऊं? इसमें छोटे छोटे से तो टॉपिक है यार, बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं, नुन्नू मुन्नू से तो फॉर्मूले हैं इसमें। परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर, डेप्रिसिएशन, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से टॉपिक है। ये पूरा 15 नंबर ना 1 घंटे में कवर हो सकता है, 1 घंटे में, सही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक तो पूरा करो, कंप्लीट कंप्लीट करो इसे तो पूरा, ठीक है ना। 15 मार्क्स इसमें से पक्के करने हैं भाई साहब। कैलकुलस में से देखो कितना कुछ कम करवा दिया, बट इसमें से नहीं, ये तो पूरा करो, ठीक है ना। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है आपका, कौन सा? एलपीपी। एलपीपी 8 मार्क्स का टॉपिक है ये पूरा, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। सर इसमें से क्या करें? इस पे तो सभी करना पड़ेगा एलपीपी में। देखो, एलपीपी ऐसा चैप्टर है कि कई बच्चों को तो बहुत इजी लगता है, कई बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। देखो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम, डाइट वर्ड प्रॉब्लम्स, और जो वो होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर तो क्वेश्चन नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम पर सिंपल क्वेश्चन आता है, जिसमें आप इक्वेशंस वो बना के, कंस्ट्रेंट्स बना के, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस खुद ढूंढ के, ग्राफ बना के आप क्वेश्चन पता कर सकते हो। और आता भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आता भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। और एक आपको याद होगा कि इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बनता है, कि जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है ना, ये 2 लाइन हो गई, और फीजिबल रीजन जो है वो इस तरफ मिल रहा है। फीजिबल रीजन जो है आपको किस तरफ मिल रहा है? ओरिजिन से दूर, इस तरफ आपको फीजिबल रीजन मिल रहा है। इसका मतलब ये अनबाउंडेड हो गया, ये अनबाउंडेड हो गया। क्या हो गया? ये अनबाउंडेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, मान लो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स देखे, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पर जो वैल्यूज निकल के आई आपकी, मान लो किसी एक पर मिनिमम आ गई, और ये मिनिमम के लिए पूछ रहा था, मिनिमम आ गई मान लो, तो क्या करें? क्या आंसर वही है? नहीं। मान लो मिनिमम 12 आ गई, इस पर हमें एक और लाइन बनानी पड़ेगी, और वो लाइन मान लो ऐसे जा रही है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन का कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा फिजिबल रीजन के साथ, ठीक है ना। कोई भी फिजिबल रीजन के साथ पॉइंट नहीं आ रहा, यानी कि नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू इज 12। रैंडमली एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान लो यही क्या हुआ, ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसका मतलब देखो, इस लाइन पर अगर ध्यान से देखो, तो इस लाइन पर कितने सारे, यहां से लेके यहां तक एक सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, ये सब कॉमन पॉइंट आ रहे हैं फिजिबल रीजन के साथ। तो इस केस में हम बोलेंगे कि कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारा, जो सॉल्यूशन हमारा आ रहा था, जैसे अब यहां पर ये जो सॉल्यूशन आ रहा था 12 मिनिमम वैल्यू, ये आ रही थी ना वैल्यू, क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं था कोई भी, बट यहां पर कॉमन पॉइंट आ गया हमारा, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। अगर कोई मैक्सिमम के लिए पूछ रहा है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछ सकता है वो, कि ऐसे आपको सिचुएशन बना के देगा और 2 नंबर में वो बोलेगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताओ और जस्टिफाई योर आंसर। तो उसमें ये 2 ही केस बन सकते हैं बस, या तो वैल्यू आएगी तो आप बता दोगे कि ये वैल्यू है, या तो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन पॉइंट आ जाएगा। जस्टिफिकेशन में आपको सिर्फ यही लिखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर इसमें से आ गया, ठीक है, तो ये 2 नंबर पक्के कर लेना अपने, ठीक है जी। अब समझो ध्यान से, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी देख लो। 3 नंबर पक्के करवा देता हूं आपको मैं इसमें। अगर आपको ये लग रहा है कि 5 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती हमसे, ठीक है ना, तो देख लो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है वो। 1 नंबर में देखो नॉर्मल वो पूछेगा कि x ग्रेटर देन 0 या y ग्रेटर देन 0 है, तो ये चीज किस क्वाड्रेंट में होगी। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। 1 नंबर में ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से मान लो ऐसे हमारा ये रीजन बना, ये वाला बन गया हमारा फीजेबल रीजन, जिसको हम बोलते हैं फीजेबल रीजन। तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फीजेबल रीजन। 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। कई बार आपको सारी वैल्यूज देके कहेगा कि कॉर्नर पॉइंट्स भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, कहेगा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। तो उसमें क्या करोगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होगा और आपको जो भी कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे होंगे, वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स की एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर पुट करना। जो वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वो मिनिमम है, वो सॉरी मैक्सिमम है, और जो वैल्यू कम आ रही होगी वो मिनिमम है, ठीक है। 1 नंबर आपका ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, और क्या तरीका है, और क्या तरीका है 1 नंबर का क्वेश्चन बनने का? तो देखो और क्या तरीका है 1 नंबर का क्वेश्चन बनने का, आ जाओ देख लो, देख लो। 1-1 नंबर की लड़ाई है, सारी 1-1 नंबर की लड़ाई है। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको ऐसे दे दिया और आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए बहुत सारे, ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट्स आपको दे दिए। उसमें ये बोल दिया कि इन 2 कॉर्नर पॉइंट्स पर, मान लो 0,3 और 2,0 या 2,5, इन 2 पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम है वैल्यू इन 2 कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो वो ये बोलेगा पी और क्यू का क्या रिलेशन हो सकता है 1 नंबर में। तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, क्यू की और वाई की वैल्यू इसमें पुट करो। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, यहां से आप देखो कि यहां से आपका बचेगा 3Q, और ये पुट करोगे तो आपका आएगा 2P प्लस 5Q। क्योंकि दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका मतलब दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को क्या रख दो, इक्वल। 2P प्लस 5Q, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2P इक्वल टू, ये जाके माइनस हो गया तो 2Q हो गया, 2 से 2 कट गया तो P इक्वल टू Q हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिलेशन बनेगा इसका। 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 100% आ सकता है। कह देगा कि 2 कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम है तो ऐसे रिलेशन बता दो, अगर 2 कॉर्नर पॉइंट्स पर मिनिमम है तो ऐसे ही इक्वल रख के रिलेशन बता दो, बन गया क्वेश्चन। तो 3 नंबर पक्के हो गए आपके, ठीक है ना। क्या पक्के हो गए, यहां से 3 मार्क्स पक्के कर लिए हमने, यहां से 3 मार्क्स, ठीक है ना। 3 मार्क्स हमने यहां से पक्के कर लिए। आओ टोटल करते हैं, कितने हो गए, टोटल करते हैं, आ जाओ। 6 मार्क्स यूनिट 1 से, 7 मार्क्स यूनिट 2 से, और यूनिट 3 से 7 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी में से 4 मार्क्स, इसको पूरा छोड़ दिया, इसमें से 4 मार्क्स, इसमें से पूरे 15 मार्क्स लेंगे हम, और इसमें से 3 मार्क्स, ठीक है ना। चलो आओ लिखते हैं कि यूनिट 1 में से हमने 7 मार्क्स ले लिए, सॉरी 6 मार्क्स थे ना, यूनिट 1 में हमारे कितने, 6 मार्क्स हो गए। फिर यूनिट सेकंड में से हमने 7 मार्क्स ले लिए, यूनिट थर्ड में से हमने भी 7 मार्क्स ले लिए, यूनिट फोर्थ में से प्रोबेबिलिटी में से हमने कितने ले लिए थे, प्रोबेबिलिटी में से बताओ, 4 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूं ये मिनिमम, और यूनिट 5 को तो हमने छोड़ ही दिया। फिर यूनिट 6 टाइम सीरीज में से हमने कितने ले लिए थे, 4 मार्क्स। उसके बाद 7th फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से हमने पूरे 15 मार्क्स लेंगे हम, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। और लास्ट एलपीपी में से हम ले लेंगे 3 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए, बताओ टोटल करो कितने हो गए। 7 और 7 14 और 6 20 और 24 24 और 4 28 28, और यहां से देखो 3 कितने हो गए,
31 31 और 15 31 और 15 31 और 15 46 मार्क्स आ गए हमारे, ठीक है ना। 46 मार्क्स आ गए, तो 46 मार्क्स आ गए और आपके 80 में से 46 मार्क्स आ गए, ठीक है ना। और बाकी कुछ क्वेश्चंस आप ज्यादा भी बेटर कर सकते हो, तो आप 50 के अराउंड आ सकते हो। और इसमें मैंने कितना सिलेबस रिड्यूस करके आपको बता दिया, कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है जो बच्चे कहते हैं कि सर टाइम कम है, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ पास होने के लिए बता दो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फटाफट से आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनके, अपने पास देख लो एक बार, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट ही करना है, इसमें देख लो, इसको तो छोड़ना ही है, इसको देख लो, कैलकुलस देख लो, और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स देख लो, और फर्स्ट यूनिट देख लो, ठीक है। तो आपके 46 मार्क्स यहां से बन सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और आपकी तैयारी अगर किसी और टॉपिक में अच्छे से है तो आप 50 के अराउंड आराम से आ सकते हैं। आपके 80 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और 20 मार्क्स आपका अलग है। तो जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, तो उसके भी 100 में से 70 अराउंड आ सकते हैं मार्क्स। 100 में से 20 मार्क्स आपके वैसे ही प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके मार्क्स 70 के अराउंड आराम से आ सकते हैं। और एक दूसरी बात और, इन सबके साथ साथ पीवाईक्यूज, जो कि मैंने हर चैप्टर के डाले हुए हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो। पीवाईक्यूज तो बहुत अच्छे से आपको करने हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं पीवाईक्यूज। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं पीवाईक्यूज में, 5 मार्क्स में, केस स्टडी में जो भी करवाया है सब अच्छे से कर लो। और जो मैंने यहाँ पर बता दिया वो कर लो अच्छे से, बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाओगे आप। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ पास होना है, वो पास होने के साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो उनके लिए है। बाकी जो 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा मैं, वो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।